हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ और आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक एक करके सारे ग्रुप्स की स्टडी करेंगे और आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर ग्रुप नंबर 13 के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर आता है। As a result, P block of the periodic table consists of 6 groups. Periodic table के अंदर 6 ग्रुप हैं 13, 14, 15, 16, 17 and 18. On the basis of electronic configuration, helium is to be excluded from the P block as the last electron enters the S subshell of the last shell. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हीलियम को पी ब्लॉक से बाहर रख दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल एस सबशेल के अंदर आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रुप 13 जिसे बोला जाता है बोरॉन फैमिली। दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ये पी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर, इसीलिए इन्हें ग्रुप नंबर 13 के अंदर रखा जाता है। बोरॉन फैमिली के पास 5 एलिमेंट होते हैं जिनके नाम कुछ इस तरीके हैं: बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरॉन इज द ओनली एलिमेंट इन ग्रुप 13 दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज अ मेटल। आपको याद रखना है ग्रुप 13 के अंदर केवल बोरॉन ऐसा एलिमेंट है जिसे मेटल की तरह क्लासिफाइड नहीं किया जाता। बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मोस्टली नॉन मेटालिक होती हैं। ये पॉइंट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोरॉन फैमिली। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 13 के अंदर वो सभी सॉलिड हैं एक्सेप्ट गैलियम। बोरॉन इज अ नॉन मेटल, हार्ड, इनर्ट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोरॉन के पास काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है ड्यू टू अनयूजुअल आइसोहेड्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 12 एटम्स। इन बोरॉन क्रिस्टल ईच बोरॉन एटम इज बॉन्डेड टू 5 इक्विवेलेंट अनदर बोरॉन एटम्स। बोरॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक बोरॉन का एटम 5 दूसरे बोरॉन एटम से लिंक्ड होता है जिसकी वजह से 12 कॉर्नर और 20 फेसेस का फॉर्मेशन होता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके एक बोरॉन का एटम 5 इक्विवेलेंट बोरॉन से अटैच होगा और ये आपके फॉर्म करेंगे 12 कॉर्नर और 20 फेसेस। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है ns2np1। n आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भरना है और आप देख लेंगे कि आपकी जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी np1 जहाँ पे n आपका 2 to 6 होगा अलग अलग एलिमेंट्स के केस में। थर्ड नंबर पे आता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ग्रुप 13 की एटॉमिक रेडियाई कम होती है करस्पॉन्डिंग टू s ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन क्योंकि उनके पास ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है z इफेक्टिव ज़्यादा होता है। जैसे ही आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे एटॉमिक रेडियाई आपकी इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि एक एक्स्ट्रा शेल इंक्रीज हो रहा है या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हो रहे हैं। पर ऐसा ग्रुप नंबर 13 के केस में नहीं होता है।
आप जानते हैं ग्रुप 13 के केस में जैसे कि जो नॉर्मल ट्रेंड है वो होना चाहिए था कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होनी चाहिए थी बोरॉन से थैलियम की तरफ मूव करने पे। बोरॉन से थैलियम जाने पे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज तो होती है लेकिन बीच में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जो एटॉमिक रेडियाई होती है गैलियम की, Ga की, वो कम होती है देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, और ऐसा इसीलिए होता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर d ऑर्बिटल। और यहाँ पे इंडियम और थैलियम में भी एक माइनर डिफरेंस आ जाता है साइज के लिए, उसे बोला जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको ये भी याद रखना है, ये 2 पॉइंट भी आपको लर्न रखने हैं, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई जो बनता है बोरॉन से ज़्यादा गैलियम का, गैलियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से ज़्यादा इंडियम का, और इंडियम से ज़्यादा थैलियम का। तो ये आपका एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर है इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 13। यहाँ पे आपको ये रेडियाई, ये जितने भी ऑर्डर्स होंगे ये आपको बहुत अच्छे से एक जगह लिख के लर्न रखने हैं। ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको पता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करते चलना है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। As expected from the general trend, the ionization enthalpy do not decreases smoothly down the group. जैसे कि आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे आपका भी एक एक्सेप्शन आ जाता है जिसकी वजह से आपकी जो आयनाइजेशन का ऑर्डर बनता है वो कुछ इस तरीके से है। या तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए, अदरवाइज मैं प्रेफर करूँगी कि आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए। नंबर 1 पॉइंट ये काफ़ी आसान है। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप नंबर 13 के केस में +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। बोरॉन और एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ये आपको याद रखना है। जबकि +1 ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ने लग जाता है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ M+ एंड M+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे ही आपने पढ़ा, जैसे ही प्लस का ऑर्डर देखेंगे तो आप डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो बोरॉन प्लस से जैसे ही आप थैलियम प्लस की तरफ जाएंगे तो ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। जबकि बोरॉन +3 से जैसे ही आप Tl+ थैलियम +3 आयन की तरफ जाएंगे तो आपकी जो स्टेबिलिटी है M+3 आयन की वो डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो वो ऑर्डर इस तरीके से होगा, जिसके अंदर आपका जो एल्यूमिनियम होगा वो मोस्टली मेटालिक होगा। टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज वेरी हाई एंड इट इज नॉट कंपनसेटेड बाय लैटिस एनर्जी एज वेल एज हाइड्रेशन एनर्जी। इसीलिए बोरॉन केवल कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। The high charge density of aluminium allows it to form both covalent and ionic compound। इसीलिए आपका जो एल्यूमिनियम है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। वो आपका मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है। जितने भी MX3 टाइप के कंपाउंड्स हैं इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 13 वो सभी कोवेलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन MF3 जो है आपका F3 वो आपका आयनिक है एक्सेप्ट BF3। तो ये पॉइंट आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहली है आपकी रिएक्टिविटी विद एयर। जैसे ही आप ऊपर से नीचे आएंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है टुवर्ड्स एयर। Crystalline boron is inert but finely divided amorphous boron react with air to form B2O3।
आपको याद रखना है बोरॉन कभी भी सॉलिड स्टेट में रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन पाउडर्ड फॉर्म के अंदर वो एयर के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा B2O3। हाई टेम्परेचर पर बोरॉन और एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरीके से। On heating, all the metals of group 13 reacts with O2 to form M2O3। ग्रुप 13 के सभी मेटल्स हीट करने पे विद ऑक्सीजन फॉर्मेशन करते हैं M2O3 टाइप के कंपाउंड का। Al reacts exothermally, Tl forms sometime Ti2O as well। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक बार फिर से आपको बोलूंगी, जितनी भी रिएक्शंस आपको स्लाइड्स के अंदर दिखाई जा रही हैं ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपको अच्छे से रिवाइज करते चलना है। देखिए ये चीज़ें समझने की नहीं है, ये चीज़ें जितनी जल्दी आप याद रखेंगे, जितने टाइम तक याद रखेंगे उतना ही बेटर होगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी डेली आप इन सारी रिएक्शंस को रिवाइज करते चलिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलाई। Pure crystalline boron does not react with non-oxidizing agents acids like HCl। प्योर क्रिस्टलाइन बोरॉन कभी भी रिएक्ट नहीं करता नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ जैसे कि HCl। However, it is attacked by strong oxidizing agents such as a mixture of concentrated H2SO4 and HNO3। क्रिस्टलाइन बोरॉन कभी भी रिएक्ट नहीं करता HCl के साथ, जबकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड यानी कि मिक्सचर ऑफ H2SO4 और HNO3 के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि बोरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा एसिड यूज में आता है, तो उसका नाम हो जाएगा कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3। यहाँ पे देखिए H3BO3 आपका बोरिक एसिड है। एमोर्फस बोरॉन लिबरेट्स H2 विद फ्यूज्ड विद NaOH। जैसे ही आप एमोर्फस बोरॉन को रिएक्ट कराएंगे एक एल्कलाई के अंदर तो H2 गैस लिबरेट होगी, जैसा कि आपको दिख रहा है रिएक्शन के अंदर। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम रिएक्ट्स विद बोथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स टू इवॉल्व H2। बोरॉन के अलावा बाकी सभी एलिमेंट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ और ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और H2 गैस इवॉल्व होगी। एल्यूमिनियम और गैलियम लिक्विड NaOH के अंदर, एल्कलाई के अंदर डिसॉल्व होके H2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं और उनका एक स्पेसिफिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आई रिपीट, आपको ये रिएक्शंस लर्न रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस। बोरॉन रिएक्ट विद X2 at high temperature to form ट्राइहेलाइड। बोरॉन हेलोजन के साथ X2 एटम, X की जगह आप हेलोजन एटम ले लेंगे कोई भी, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। बोरॉन रिएक्ट करने के बाद BX3 टाइप का एक ट्राइहेलाइड बनाएगा और BX3 जो आपका हेलाइड होगा वो आपका कोवेलेंट नेचर का होगा। BX3 की जो ज्योमेट्री होगी वो ट्रायगोनल प्लेनर होगी विद द बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं आपको केवल उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है, ये आपका बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें हैं जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। द सेंट्रल बोरॉन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो सेंट्रल बोरॉन एटम है इसकी ज्योमेट्री आपको दिख रही है, ट्राइगोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, which has 6 valence electrons, so BX3 are electron deficient, that's why they act as Lewis acid। आपको पता है लुईस एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए और BX3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए अगर लुईस एसिड के बारे में इन द फॉर्म ऑफ हेलोजेंस, इन द कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन, तो वो इंक्रीज करती है फ्रॉम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टू बोरॉन ट्राइआयोडाइड के केस में। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ फ्लोरीन, BF3 शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, बट दिस अनयूजुअल ऑर्डर ऑफ acidic strength can be easily explained with the concept of p pi back bonding।
आपको पता है BF3 के अंदर p पाई बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए BF3 लोएस एसिड के स्ट्रेंथ में काफ़ी कमज़ोर होता है। अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 also form trihalide except Tl+. Ti forms Ti due to the strong oxidized nature of Ti+3. Halides of aluminium to thallium are ionic in their solution state. अब बात की जाए अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, तो ड्यू टू दी हायर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये एलिमेंट्स के पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख रहा है BF4 माइनस का फॉर्मेशन होगा क्योंकि इसके पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। BF6 माइनस 3 के पास कभी भी फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल्स एब्सेंट हैं। Al F6 3 माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको कैसे पता चला कि यहाँ d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एब्सेंट है? आपको पता है, आपने जब क्वांटम नंबर्स पढ़े थे तो आपको अच्छे से आता है इनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिखना, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। तो उस तरीके से आप पता कर सकते हैं कौन से एलिमेंट के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या कौन से एलिमेंट के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। आई होप आपको ग्रुप नंबर 13 अच्छे से समझ में आया होगा। बोरॉन फैमिली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट इज द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। हम 3 कंपाउंड्स पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सब कुछ इम्पॉर्टेंट मिलेगा, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। नंबर 1 इज बोरेक्स, दैट इज Na2B4O7.10H2O। सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है। तो बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। उसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चर। बोरेक्स के फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं Na2B4O5OH4.8H2O। इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा और ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। बात करते हैं बोरॉन की। Na2B4O7 को जैसे ही आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपके पास H3BO3 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे ही Na4B4O7 का हाइड्रोलाइसिस होगा विद H2O तो H3BO3 का फॉर्मेशन होता है। बोरेक्स के केस के अंदर बोरेक्स बीट टेस्ट भी किया जाता है फॉर ट्रांजिशन एटम्स, जो कि कुछ कलर्स अपने कुछ रेस्पेक्टिव कलर्स शो करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रोमियम का ग्रीन कलर आता है, मैंगनीज का पिंक आता है, आयरन का ग्रीन आता है, कोबाल्ट का ब्लू आता है, निकल का ब्राउन और कॉपर का ब्लू। तो ये भी आपको लर्न रखना है यहाँ पे कौन कौन से कलर्स शो होते हैं। और ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये तो आपको अच्छे से पता ही है, ये तो आपको लर्न रखनी है। बोरेक्स बीड टेस्ट के अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंट बोरेक्स बीड मिलती है जिसे बोला जाता है NaBO2। नेक्स्ट इज द डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला है B2H6। B2H6 के अंदर आपका डायमर का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ये 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन से कंसिस्ट होता है। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, डायमर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3Mg + 2B मिलके आपका बनाता है Mg3B2 और जैसे ही आप H3PO4 के साथ इसे रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास डायबोरेन का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज योर B2H6। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके अंदर आप देख रहे हैं कि B2H6 डायबोरेन का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। ये कुछ रिएक्शंस हैं, आपको लर्न रखनी है। फिर B2H6 के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं विद NH3 यानी कि लोएस एसिड के साथ, तो लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और 1:2 के रेशियो के अंदर कौन कौन से चीज़ें बनती हैं ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है BN6। BN6 को बोला जाता है बोराजोन या फिर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। BN6 इज नोन एज बोराजोन और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट।
जबकि B3N3H6 को बोला जाता है बोराजीन। ये भी आपको याद रखना है। और बोराजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे भी आपका एक हाइड्रोजन ऐड होता है। Isoelectronic and isostructural with benzene, that's why it is known as inorganic benzene. B3N3H6 का स्ट्रक्चर बेंजीन के स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, आइसोस्ट्रक्चरल होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट डाइबोरेन B2H6। नेक्स्ट इज द ऑर्थोबोरिक एसिड दैट इज नोन एज H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड को बनाने के दो तरीके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले फ्रॉम बोरेक्स एंड सेकेंड इज फ्रॉम कोलामाइनाइट। फर्स्ट इज फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स Na2B4O7 के साथ जब आप H2SO4 और वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको H3BO3 का फॉर्मेशन मिलेगा। फ्रॉम कोलामाइनाइट, कोलामाइनाइट Ca2B6O11, जैसे ही आप SO2 और H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी आपको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3BO3 का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से हैं। मोनोबेसिक लुईस एसिड, ये फॉर्म करता है मोनोबेसिक लुईस एसिड का। जैसे ही आप ऑर्थोबोरिक एसिड BOH होल थ्राइस को रिएक्ट कराएंगे H2O के साथ तो BOH4- का फॉर्मेशन होगा जो कि लुईस एसिड होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ऑन द एक्शन ऑफ हीट H3BO3 will form HBO2, that is known as metaboric. Then this will form, on further heating, then this will form tetraboric, and in presence of red hot heat this will form boron trioxide B2O3। और अगर आपको टेस्ट करना है बोरिक एसिड का तो आप इथेनॉल के साथ H3BO3 को रिएक्ट करा देंगे तो आपको ट्राई इथाइल बोरेट ग्रीन एज फ्लेम मिलता है, जो कि शो करता है कि रिएक्शन के अंदर बोरिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप नाउ यू ऑल आर क्लियर्ड अबाउट complete 13th group. This was all about 13th group boron family. In case if you are new here at our YouTube channel, please do like, share and subscribe. आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री PDF और नोट्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें तनीजा नेहा official@gmail.com पर मेल ज़रूर करें, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई।